सो कोहेन की बुक है बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शंस के रिगार्डिंग है, आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज मैं प्रोवाइड तो कर ही दूंगा। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शंस के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो न्यूक्लियर रिएक्शन कई टाइप्स की होती हैं, लेकिन उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। लेट मी, ये 13 चैप्टर है, पेज नंबर आप देख सकते हैं, पीडीएफ का देखेंगे तो आपके पास पेज नंबर रहेगा 321 के राउंड। So there are on the screen available है बेटा, there are many types of nuclear reactions, काफी सारे टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं, जैसे आपके पास न्यूट्रॉन कैप्चर हो गया, या फिर स्ट्रिप रिएक्शंस होगी, स्ट्रिपिंग रिएक्शंस होगी, या फिर उसके बाद आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन हो जाती है, या फिर इलास्टिक स्कैटरिंग हो जाती है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग है, उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाता है, या प्रोटॉन कैप्चर है, आपके पास एन गामा रिएक्शन होती है, पी गामा टाइप रिएक्शन होती है, या फिर गामा इंड्यूस्ड रिएक्शन हो जाती है। तो काफी सारी टाइप्स की आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, लेकिन इनको हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टू कैटेगरीज कॉरस्पॉन्डिंग टू कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शंस एंड डायरेक्ट रिएक्शंस। सॉरी। सो इन दी फॉर्मर, आप फॉर्मर मतलब कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन में क्या होगा, कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन होती है वो टू स्टेप रिएक्शन होती है रादर देन वन स्टेप रिएक्शन, एंड जो डायरेक्ट रिएक्शन है दैट इज वन स्टेप रिएक्शन। कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास जो इनकमिंग प्रोजेक्टाइल है एंड जो आपका टारगेट है, जो टारगेट न्यूक्लियस है, जो इनकमिंग न्यूक्लियस है, वो दोनों एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अल्टीमेटली अ कंपाउंड। तो मिक्सचर बनाएंगे जिसमें जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कंपाउंड न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज होगी, जैसे आपके पास टू अगर इनकमिंग प्रोजेक्टाइल जिसका मास नंबर 2 है, तो अल्टीमेटली जो टारगेट है वो भी एटॉमिक मास नंबर पर आपके पास हीलियम इनटू हीलियम स्ट्राइक करेंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बन जाएगा, मास नंबर 4 वाला न्यूक्लियस आपके पास बन जाएगा। लेकिन हो सकता है वो स्टेबल ना हो, तो वो अल्टीमेटली क्या बनाएगा आपके पास, उसको हम कंपाउंड न्यूक्लियस बोलेंगे। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास काफी सारे डिके चैनल्स रहेंगे, डिपेंडिंग ऑन दी प्रोबेबिलिटी वो कौन से चैनल में डिके करेगा। हो सकता है वो लिथियम बना दे, हो सकता है हीलियम ही दोबारा बना दे, हो सकता है उसमें से प्रोटॉन बाहर निकल जाए, एंड ऐसे कुछ ना कुछ फीचर यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो काफी सारी यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल्स रहेंगी। सो पहली बात कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन, एंड दूसरा है डायरेक्ट रिएक्शंस। तो कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन जो होती है वो स्लो होती है, एंड जो डायरेक्ट रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है। तो डायरेक्ट रिएक्शन जो होती है इट इज जस्ट द इनकमिंग पार्टिकल, जो इनकमिंग पार्टिकल के टाइम पीरियड पे होती है, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻22 से लेकर -23 सेकंड होती है, दैट इज वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। एंड उस केस में आपके पास इनकमिंग पार्टिकल जो होता है टारगेट से अगर कोई चार्ज स्ट्रिप करना है, न्यूक्लियर स्ट्रिप करनी है तो ठीक है, अदरवाइज इलास्टिक स्कैटरिंग या इन इलास्टिक स्कैटरिंग करके आपका चार्ज बाहर निकल जाता है। एंड जो कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन होती है दैट इज स्लो रिएक्शन, एंड इसका जो टाइम पीरियड होता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻16 सेकंड के अराउंड रहता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास टारगेट और प्रोजेक्टाइल दोनों एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं। जो कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है इसके डिके होने की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है इनटू वेरियस चैनल। जैसे आपके सपोज करिए 108 कैडमियम आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया, वो किस किस भी न्यूक्लियस में बनेगा, वो पलाडियम बना सकता है, वो आपका सिल्वर बना सकता है, या उसके कैडमियम का कोई और आइसोटोप बना सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन एंड डिपेंडिंग ऑन दी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, और यू कैन से डिके विड्थ, इसको हम डिके विड्थ का नाम भी देते हैं। ठीक है जी। सो इसमें लिखा हुआ है कि the incident particle is captured to form a nucleus in the highly excited state and that is called the compound nucleus। तो compound nucleus हमेशा excited state में होता है and उसके डिके करने की finite probability होती है which then decays by the process discussed in the last 3 chapters। तो काफी सारा elaborated part है बेटा, compound nucleus को आप एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। So in direct reactions, incident particle interacts with the nucleus as it passes without forming an intermediate state। तो intermediate state यहाँ पे नहीं बनेगी। So it is a pretty much fast reaction। Perhaps the simple quantitative difference between the two reaction is the time of interaction। तो that is the time of interaction जिसके regarding हम इसको differentiate कर सकते हैं। तो in direct reactions that is the order of transit time of the incident particle over the nuclear diameter। तो जो आपका टारगेट न्यूक्लियस है उसके पास से गुजरने में उसको जितना टाइम लगता है उसी को हम उसका इंटरेक्शन टाइम बोलते हैं, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻22 सेकंड। नोट दैट द फास्टेस्ट डिके टाइम कंपेयर्ड एंड काउंटेड इन द लास्ट 3 चैप्टर्स वर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जो उन्होंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है जी। तो कंपाउंड न्यूक्लियस का जो इंटरेक्शन टाइम है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 10⁻⁻16 सेकंड के राउंड रहेगा।
सो कंपाउंड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन। तो क्लासिकल ट्रीटमेंट में काफी कुछ डिटेल्स दे रखी है बेटा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो थोड़ा थोड़ा सरफेस स्क्रैचिंग करेंगे एंड आगे बढ़ जाएंगे, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस द ब्रीट वेगनर रेजोनेंसेस। So we shall begin our discussion of the compound nucleus reaction with the completely classical treatment, withholding the introduction of the quantum effects until the section 13.2, and we consider a nucleus to be a conglomeration of the particles held together by attractive forces acting between them, and that is a liquid draw model and something like that। उन्होंने काफी सारा लिटरेचर यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो कंपाउंड न्यूक्लियस की क्लासिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो इसमें से हम आगे चलेंगे। तो स्टेटस ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस इन एग्जांपल अंडर कंसीडरेशन, तो काफी सारी यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखी होंगी। तो न्यूक्लियर रिएक्शन सबसे पहले कंपाउंड न्यूक्लियस, सो दैट इज आर्टिकल नंबर यहाँ पे दे रखा है, दैट इज ओके 314 पेज नंबर है, उसमें से जितना रेलिवेंट पोर्शन होगा उस वही उठाएंगे हम। हाँ, सो ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन के बजाय हम सीधी सीधी बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। तो न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे कैसे हो सकती है, तो सबसे पहले आपके पास ये अगर डिस्कस करेंगे, अगर आपके पास एक प्रोजेक्टाइल आ रहा है, एक आपके पास टारगेट न्यूक्लियस है, तो हो सकता है कौन कौन सी, या तो न्यूक्लियर रिएक्शन होगी या फिर आपके पास ओनली जो इनकमिंग पार्टिकल है वो स्कैटरिंग करवा के निकल जाएगा, या फिर उसमें क्या होगा, इनइलास्टिक स्कैटरिंग हो जाएगी। मतलब इनइलास्टिक स्कैटरिंग कौन सी होती है, जिसमें पार्टिकल जो है इनकमिंग पार्टिकल एंड जो आपका टारगेट है वो एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं या मास एक्सचेंज करते हैं। तो अगर इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी में फर्क होगा बिफोर एंटरिंग एनकाउंटरिंग द कोलिजन एंड आफ्टर एनकाउंटरिंग द कोलिजन, अगर दोनों पोजीशंस में इसके एनर्जी का डिफरेंस या मास का डिफरेंस होगा तो उसको हम इनइलास्टिक स्कैटरिंग बोलते हैं। मतलब अगर आपका पार्टिकल विदाउट इंटरेक्टिंग विद द टारगेट अगर मूव कर जाता है तो उसको इलास्टिक स्कैटरिंग, अगर विद द इंटरेक्शन एंड एनर्जी एक्सचेंज अगर पार्टिकल जाता है, दैट इज कॉल्ड inelastic scattering. So we have general understanding of what goes on in the nuclear reaction. Let us consider the process in more detail. As a nuclear approaches a nucleus, जैसे ही न्यूक्लियर जब प्रोजेक्टाइल जिसको हम बोलते हैं, अगर किसी टारगेट न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा, it encounters a nuclear force, तो इसमें पास एक न्यूक्लियर फोर्स का एक्सपीरियंस होगा, which we have represented by a shell theory potential, जिसमें हमारे पास पोटेंशियल हो सकता है जिसको हम मोस्टली यूज करते हैं इन दी टर्म्स ऑफ स्केयर वेल पोटेंशियल। तो बेसिक रफ एस्टिमेट स्केयर वेल पोटेंशियल का यहाँ पे रहेगा। तो interaction of a beam of particles with the potential well is a problem easily handled with the quantum mechanical theory called the scattering theory। तो scattering theory में ये वाला काफी ज्यादा इलेबोरेट रहेगा। तो यहाँ पे हमें काफी सारी चीजें देखनी पड़ेगी, सिंपल एक लाइन में हम इसको कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। So one might hope that to use this theory to treat the interaction of the nucleus with nucleus. However, an interaction with the potential cannot change the energy of the particle or remove it from the beam। तो अगर पार्टिकल ओनली न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये उसको स्ट्रिप नहीं कर सकता, उसके साथ ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकता, ओनली इस वहां से क्या होगा, स्कैटरिंग ही होगी। सो इट कैन ओनली डिफ्लेक्ट इट, फॉर एग्जांपल रुदरफोर्ड स्कैटरिंग और इन द न्यूक्लियर स्कैटरिंग प्रोसेसेस डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर। तो जैसे हम रुदरफोर्ड स्कैटरिंग की बात करते हैं कि अल्फा पार्टिकल का बीम है और आपके पास गोल्ड का टारगेट है, तो अल्फा पार्टिकल का बीम या तो इसके पास थ्रू हो जाएगा गोल्ड फॉयल से या उसमें बैक स्कैटरिंग हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, तो न्यूक्लियर पोटेंशियल ओनली पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है rather than interaction। But we know from our quantitative discussion that there is a good chance for the incident nuclear to lose its energy inside the nucleus by collision, in which case it is at least temporarily absorbed or inconsequently lost from the incident beam। तो हमने ये भी देखा हुआ है कि हमें पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए हमें क्या क्या मॉडल इंप्लीमेंट करना पड़ता है, उसको हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो ऑप्टिकल मॉडल के यूज करके हम उसमें कम्प्लेक्स पोटेंशियल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अभी तक हमने कौन सा पोटेंशियल देखा है, जस्ट लाइक सिंपल हमने स्केयर वेल पोटेंशियल ही देखा है, जिसमें हमने हमारे पास क्या होता है, पार्टिकल आता है, पार्टिकल टारगेट के साथ स्कैटरिंग करके निकल जाता है एंड नो एनर्जी एक्सचेंज इज अलाउड। जैसे पार्टिकल है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स हो गया, पार्टिकल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स हो गया, उसमें सारे की सारी ओनली इंटरेक्शन होती है रादर देन पार्टिकल की एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती। So this behavior can be represented by the use of a complex potential that is known as ऑप्टिकल मॉडल। तो ऑप्टिकल मॉडल हमें स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं लगेगा। तो या तो आपके पास क्या हो गया बेटा, पार्टिकल एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेगा, अगर पार्टिकल एनर्जी एक्सचेंज करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मॉडल को कॉरस्पॉन्डिंगली
मॉडिफाई करना पड़ेगा, नॉट द मॉडल, आपको मॉडल पोटेंशियल में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आपके पास अगर पार्टिकल एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है तो आपको पोटेंशियल को कम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। To understand this, we need only look at the wave function for the traveling wave। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो अब जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसको हम वेव फॉर्म में पार्शियल वेव एनालिसिस में लेके चलेंगे कि आपको जो वेव फंक्शन है उसका वेव फॉर्म में लिख सकते हैं। तो साई कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन दैट इज e रेज़्ड पावर आयोटा इनटू k इनटू x की फॉर्म में आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। वेयर जो आपका वेव वेक्टर है दैट इज 2 इनटू m डिवाइडेड बाय h क्रॉस स्क्वायर इनटू e माइनस b, जहाँ पे आपका पोटेंशियल जो है वो मैटर करेगा। अगर आपका पोटेंशियल कम्प्लेक्स हो गया तो एनर्जी एक्सचेंज होगी, अगर पोटेंशियल आपका रियल ही रहा तो उस केस में आपके पास ओनली स्कैटरिंग ही होगी। तो यू कैन डिफाइन दी पोटेंशियल टाइप। तो इफ यू लेट दी पोटेंशियल टू बी कम्प्लेक्स, तो पोटेंशियल अगर आपका कम्प्लेक्स हो गया तो उस केस में आप क्या क्या रिप्रेजेंट करेंगे, v प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आप उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, जहाँ पे आपके पास w जो है आपका कम्प्लेक्स पार्ट हो गया पोटेंशियल का, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेव वेक्टर भी आपके पास कम्प्लेक्स आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू जो आपके पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हो जाएंगे। तो आपका जो वेव फंक्शन होगा उसमें दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट, जिसमें आपके पास e रेज़ पावर आयोटा इनटू k जिसमें सबस्क्रिप्ट r लिखा हुआ है दैट इज रियल पार्ट, e रेज़ पावर माइनस k इनटू x दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट। so that this is the wave function for the traveling wave whose amplitude is decreasing as it advances, it therefore represents a stream of particles some of which are being absorbed। तो जिसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है उसको हम बोलते हैं कि ये अब्सॉर्ब हो रहे हैं या इसमें स्कैटरिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। तो सारे का सारा पार्ट जो है हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। So with the use of this complex potential, जैसा हमारा potential है, the interaction of incident particle with the nucleus can be treated by the scattering theory। तो हमारे पास जो incident particle है उसको हम scattering theory में treat कर सकते हैं by using this complex potential। So this theory is beyond the scope, but let us we can show some of the scratching surface। So we might think that the cross section for the incident nucleon can be absorbed, called the reaction cross section। तो जो हमारे पास reaction cross section का फॉर्मुलेशन है, बिकॉज अब इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी एक्सचेंज हो रही है न्यूक्लियस के साथ, तो हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन। तो अगर न्यूक्लियर रिएक्शन है तो उसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन भी होगा। इट कुड बी एज लार्ज एज द एक्चुअल एरिया विद इन द अब्जॉर्प्शन वेयर द अब्जॉर्प्शन इज स्ट्रांग। तो हमें जो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन है दैट इज द इफेक्टिव एरिया जो आपका टारगेट न्यूक्लियस ऑफर करता है टू द प्रोजेक्टाइल। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो एक्चुअल एरिया है एरिया को हम पाई इनटू आर स्क्वायर रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस को हम स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप मानते हैं, ऑलमोस्ट स्फेरिकल सरफेस है, ऑलमोस्ट है, तो उसके केस में हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिएक्शन क्रॉस सेक्शन को, दैट कैन बी रिटन एज पाई इनटू आर स्क्वायर। तो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन एटलीस्ट हम रफली पाई इनटू आर नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। This is roughly correct, but for neutron scattering theory gives rather, लेकिन न्यूट्रॉन स्कैटरिंग थ्योरी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात ही क्यों करते हैं, बिकॉज न्यूट्रॉन अगर न्यूट्रॉन की किसी टारगेट के साथ स्कैटरिंग करवाओगे तो उस केस में आपके पास कूलम फोर्स नहीं रहेगी, बिकॉज कूलम इंट्रैक्शन की वजह से आपके पास कम्प्लेक्सिटी ज्यादा बढ़ जाती है, और कम्प्लेक्सिटी बढ़ने की वजह से आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस या जो सोल्यूशन आएंगे वो भी कम्प्लेक्स होंगे, जिनको इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से हम मोस्टली क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को एज ए प्रोजेक्टाइल यूज करते हैं रादर देन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की वजह से हमारे पास कूलम इंटरेक्शन एंड वी नीड नॉट टू कम्प्लेक्सिफाई दैट, ठीक है। इसी वजह से हम न्यूट्रॉन बीम ज्यादातर यूज करते हैं। तो अगर न्यूट्रॉन स्कैटरिंग थ्योरी की वजह से हमारे पास जो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन आता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ पाई इनटू आर नॉट प्लस लैम्डा क्रॉस रेज्ड पावर 2, और यू कैन से लैम्डा बार whatever से लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई, जो आपके पास वेवलेंथ है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ये वाला रिएक्शन क्रॉस सेक्शन आ जाता है। इट कैन बी अंडरस्टूड इफ वी कंसीडर द फैक्ट दैट न्यूक्लियन इज नॉट ए पॉइंट पार्टिकल बट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स वेव नेचर इज समवट स्प्रेड इन द आउटर स्पेस ओवर ए रेडियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा बार। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो स्कैटरिंग थ्योरी के एक्चुअल डेरिवेशन है उसमें हमारे पास जो रेडियस है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है जो ये वाला आता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो पॉइंट पार्टिकल नहीं है, एज वी ऑलरेडी नो
तो न्यूट्रॉन की इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम न्यूक्लियस को, जो न्यूक्लियन है, जो जिसको न्यूट्रॉन बोल रहे हैं, न्यूट्रॉन कैन आल्सो बी हैविंग इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनाइट साइज, जिसकी वेवलेंथ को हम बोलते हैं कि जिसको रेडियस बोलते हैं, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा क्रॉस। तो हमारे पास जो टारगेट है उसका भी रेडियस हो गया, एंड जो इनकमिंग पार्टिकल है दैट इज प्रोजेक्टाइल और यू कैन से न्यूट्रॉन, उसका भी रेडियस हो गया। तो टोटल रेडियस कितना हो गया बेटा, आर नॉट प्लस लैम्डा, जो इंटरेक्शन रेडियस हो गया। तो आर नॉट प्लस लैम्डा यहाँ पे इंटरेक्शन रेडियस बोल सकते हैं। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आएगा दैट विल बी पाई इनटू आर नॉट स्क्वायर नहीं होगा, पाई इनटू आर नॉट प्लस लैम्डा क्रॉस का होल स्क्वायर बन जाएगा। देयर इज देयरफॉर ए लार्ज प्रोबेबिलिटी फॉर ए कोलिजन इफ द न्यूक्लियन और न्यूट्रॉन कम्स विद इन ए रेडियस दैट इज but within a distance that is r naught plus lambda cross of the center of the nucleus। तो अगर न्यूक्लियन जो है, जो इंसिडेंट पार्टिकल है, इस रेडियस के कॉरेस्पॉन्डिंग या इस लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग मूव करेगा, तो उसको इसमें आपके पास न्यूक्लियर एक्शन होने के चांस ज्यादा होंगे। So the incident particle is a proton or somewhat other charged particle. The factors must be multiplied by the Coulomb barrier or penetration probability. In addition, there is a correction for the factor that a charged particle is deflected away by the Coulomb force and it is approached by the nucleus and will not come within a distance r naught plus lambda prime। तो मैंने पहले बता दिया, अगर प्रोटोन या कोई चार्ज पार्टिकल लेके आएंगे तो न्यूक्लियस के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दोनों में कूलम्ब रिपल्शन भी होगी एज वेल एज अदर न्यूक्लियर रिएक्शंस भी होंगी, जिसकी वजह से आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। इसी वजह से हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है जी, तो बाकी सारी नॉलेज यहाँ पे दे रखी है उन्होंने। तो इसको हमने इंटरप्रेट कर सकते हैं बेटा, जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो न्यूक्लियर रिएक्शन को हम किसके साथ इंटरप्रेट करते हैं, हमारे पास क्या होता है, डिफ्रैक्शन फिनोमेना के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जो आपके पास मैक्सिमा मिनिमा बढ़ेंगे, जैसे आपके पास डिफ्रैक्शन इफेक्ट में होता है, लाइट अगर सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्ट करती है तो उसी के तरह से जैसे इंसिडेंट पार्टिकल है जो हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस है उससे स्कैटर करेगा, तो हमारे पास यहाँ पे भी डिफ्रैक्शन फिनोमेना यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। शायद आपने पहले भी पढ़ा रखा हो। So a beam of nucleons is a wavefront. So when a portion of it is absorbed by a nucleus, we may expect a diffraction pattern of the scattered nucleons characterized by the maxima and minima at angular positions governed by the 13.5। So this picture is clearly seen in figures 13 और various figures आप यहाँ पे दे रखी हैं। तो आपके पास डिफरेंशियल इफेक्ट यहाँ पे दिखता है बेटा, जैसे जैसे आपके पास जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे प्लॉट कर रखा है कॉरेस्पॉन्डिंग स्कैटरिंग एंगल, तो आपके पास यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसा आपके पास ऑप्टिकल डिफ्लेक्शन होता है वैसा ही आपके पास न्यूक्लियोनिक डिफ्लेक्शन भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो सारे का सारा फंडा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब आपके पास थीटा डिफ्लेक्शन होगी दैट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा क्रॉस डिवाइडेड बाय आर, जहाँ पे जो आर है वो न्यूक्लियर रेडियस को कॉरेस्पॉन्ड करता है, जिसको हम ऑब्स्टेकल रेडियस ऑफ द ऑब्स्टेकल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है आर इज द रेडियस ऑफ द ऑब्स्टेकल। बाकी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इसमें हमारे पास क्या है बेटा, हम कुछ ना कुछ पैरामीटर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो इन स्कैटरिंग थ्योरी न्यूक्लियस अप्रोचिंग ए टारगेट न्यूक्लियस विद डिफरेंट एल वैल्यूज। एल वैल्यूज क्या होगा कि आपके पास न्यूक्लियस की जो प्रोजेक्टाइल है वो टारगेट के कितना पास आ रहा है, जितना ज्यादा पास होगा उसको हम उसने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वेव बोल देंगे। तो इसको हम जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसको हम रिलेट करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्लासिकल मोमेंटम, क्लासिकल रेडियस के साथ। तो एल को रेडियस के साथ यहाँ पे रिलेट किया जाएगा। सो सेट रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन फॉर ईच एल सिग्मा इज कैलकुलेटेड। तो हर एक के लिए जैसे हम एल इक्वल टू 0 के लिए कैलकुलेट करेंगे उसको हम एस वेव बोल देंगे, एल इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम पी वेव बोल देंगे। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो टारगेट के कितना पास से गुजर रहा है उसको हम बोलेंगे एल वेव्स। तो एल वेव्स की कॉरेस्पॉन्डिंग हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास रिएक्शन क्रॉस सेक्शन कितना आएगा। सो डिपेंडिंग कि मोस्टली हम जो न्यूक्लियर रिएक्शन कैरी आउट करते हैं उसमें हम क्या मान के चलते हैं कि जो टारगेट न्यूक्लियस है उसके बिल्कुल पास से आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो गुजर रहा है, जिसकी वजह से हम कंसीडर करेंगे कि L शुड बी इक्वल टू 0। तो मोस्टली आप क्या देखेंगे कि इसको एस वेव पार्शियल वेव एनालिसिस भी बोलते हैं, जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि आपके पास जो प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट कॉम्बिनेशन है उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होनी चाहिए। तो रिएक्शन के लिए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी कब आएगी, जब आपका जो न्यूक्लियन है वो टारगेट के बिल्कुल पास से गुजरेगा, जिसको हम L इक्वल टू 0 और जिसको हम एस वेव भी बोलते हैं।
Since they will be important in future discussions, let us estimate them if the incident nucleon approaches with its momentum along a line whose closest approach to the center of the target is r, is classical angular momentum L is equal to r cross p होता है बेटा। क्लासिकल मोमेंटम क्या हो गया, r into p, the value of r which gives the angular momentum L is then given by, तो इसको हम इसके क्रॉस कॉरस्पॉन्डिंग L is equal to r cross p होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ L into L plus 1 into h क्रॉस, उसकी आइगन वैल्यूज है, इसको आप L plus 1/2 into h क्रॉस यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा। तो ये वाला पार्ट आपने मैंने पहले बता दिया था, आपके पास डिफ्रैक्शन पैटर्न आएगा, ये सारे का सारा पैटर्न आपके पास देखने के लिए मिलेगा। इसमें काफी सारी इलैबोरेट डिस्कशन है। एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 22 MeV प्रोटॉन्स इलास्टिकली स्कैटर्ड फ्रॉम वेरियस न्यूक्लियाई। सो ordinate is a ratio of the measured cross section to the expected for pure Rutherford scattering, and the dashed lines show the shifting of the beats due to the changing in nuclear radius। तो यहाँ पे आपको जैसे भी न्यूक्लियस का रेडियस आपको चेंज होता है, बिकॉज जैसे सोडियम का न्यूक्लियर साइज रेडियस होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम पैलेडियम साइज, एंड इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम हैफनियम साइज। तो सब जैसे सबके न्यूक्लियस का अपना अपना साइज होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास न्यूक्लियर इंटरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग क्रॉस सेक्शन भी चेंज करेगा। जो डैश्ड लाइंस हैं वो सारे का सारा आपका ये वाला फाइनाइट साइज ऑफ द न्यूक्लियस को भी डिपिक्ट करती है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो ये वाला पार्शियल रिएक्शन भी दे रखी है, रिएक्शन क्रॉस सेक्शन फॉर द प्रोटॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स एज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ऑप्टिकल मॉडल विद द पैरामीटर्स एडजस्टेड। तो ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा मैं। सो हमारे पास क्या होगा बेटा, जो रेडियस होगा दैट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ r into p, हमारे पास था L plus 1/2 into h क्रॉस डिवाइडेड बाय p, एंड जिसको हम लिखते हैं L plus 1/2 into h लैम्डा क्रॉस के साथ। लैम्डा जो हमारे पास आपके पास डी ब्रोगली प्रिंसिपल है, वहां से आ जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p होता है, तो लैम्डा क्रॉस इज इक्वल टू h क्रॉस डिवाइडेड बाय p हो जाएगा। तो वहां से हम इसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो दिस implies that जो रेडियस होगा न्यूक्लियस और न्यूक्लियन विद द r वैल्यू बिटवीन लैम्डा इनटू L इनटू लैम्डा प्राइम एंड L plus 1 इनटू लैम्डा प्राइम और लैम्डा क्रॉस हैज एंगुलर मोमेंटम L। तो जिसमें हमारे पास क्या होगा, या तो ये L होगा या फिर L plus 1 के बीच में इसकी वैल्यू होगी। तो उसके केस में बिकॉज अप्रॉक्सीमेट लिखा हुआ है, जिसके रिगार्डिंग हमने लिया है, या तो ये लैम्डा इनटू L इनटू लैम्डा क्रॉस या फिर L plus 1 इनटू लैम्डा क्रॉस होगा। इन दोनों के बीच में जब इसकी वैल्यू लाई करेगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास इसकी रेंज होगी, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आपका रेडियस इसके अकॉर्डिंग है तो आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा, सीधी सीधी बात। So area enclosed between these r values then gives an estimate of the differential cross section। तो अगर आपके पास L वैल्यू है, मतलब आपको पता है कि न्यूक्लियस के पास कितना पास से आपका टारगेट जो प्रोजेक्टाइल है वो गुजर रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पता चल गया तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, अल्टीमेटली आपके पास डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन और सॉरी रिएक्शन क्रॉस सेक्शन आ जाएगा, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाई इनटू r स्क्वायर के साथ। सो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास L plus 1 है या L है, दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपके पास एक लिमिट आ जाएगी कि सिग्मा जो है डायरेक्शन क्रॉस सेक्शन है दैट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2L plus 1 into पाई इनटू लैम्डा क्रॉस स्क्वायर। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही आएगी। ठीक है जी। सो दिस कैन नॉट बी वैलिडेटेड फॉर ऑल L वैल्यूज। तो सारी L वैल्यूज के लिए वैलिडेट नहीं है, और द क्रॉस सेक्शन वुड बी इनफाइनाइट। तो सबके लिए नहीं कर सकते, अदरवाइज वैलिडेट नहीं रहेगा, इनफिनिटी बन जाएगा। ठीक है जी। सो इमेजिनरी पार्ट को हम बाकी चीजों को भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो वाला पार्ट हम बेटा नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास इमेजिनरी पोटेंशियल हो गया, उसके बाद हम बीट बिगिनर तक आएंगे, बिकॉज रेजोनेंस स्टडी करने के लिए पहले ये वाला पार्ट होना जरूरी है कि आपके पास वेरियस पैरामीटर का मतलब आपको पता हो। ठीक है जी। कंपाउंड न्यूक्लियस के लिए मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, जहां पे हमारे पास क्या आएगा, ओके रेजोनेंस ई डेल्टा ई टू डेल्टा टी। उसके रिगार्डिंग ये वाला पार्ट डिस्कस करने के लिए मुझे पहले बताना पड़ेगा कि न्यूक्लियर विड्थ होती क्या है। इसको डिस्कस करने के लिए पहले बताना पड़ेगा कि लैम्डा क्या होता है। लैम्डा को बताने के लिए लैम्डा जो कैपिटल लैम्डा को डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद ये सारे के सारे फैक्टर मुझे इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे फैक्टर इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे पहले बताना पड़ेगा कि होते क्या। ठीक है बेटा। इसी वजह से हमने स्टार्टिंग में ही इलैबोरेट करना शुरू कर दिया, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो आपके पास रिएक्शन क्रॉस सेक्शन जो होगा वो कैसे गवर्न होगा, उसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेंगे।
ठीक है बेटा। सो बाकी चीजें हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। फिलहाल की घड़ी इसको जो मैंने बताया है, कोहन की बुक है बेटा, कोहन की बुक में आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और आप उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपको बिल्ट बिगिनर फॉर्मूला बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आएगा, इसलिए मैंने इसको प्रॉपरली डिफाइन किया है या प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच बेटा। सो अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो बताइए।